हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर हमारा जो लास्ट टाइम का टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब ये जो टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट थे उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स के रेफ्रिजरेंट देखे। एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है, इस तरीके से सभी हमने देखे। लेकिन उसके अंदर हमने एक चीज देखा कि जिस तरीके से R12 एंड R134A, ओके, दैट मींस CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो R12 है हमारा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहां से हमने बात खत्म की थी लास्ट लेक्चर में, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सो R12 जो हमारा रेफ्रिजरेंट, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये सबसे मेन चीज है कि ओजोन लेयर पे डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। यानी ओजोन लेयर में क्या क्रिएट करता है, डिप्लेशन। अब एक सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो वर्ल्ड वाइड अभी फैल रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो आप सबको पता होगा, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग इज अ पॉल्यूटर एंड another hazardable or toxic gases which is developed from the earth by human beings, okay, जो human beings के द्वारा आर्टिफिशियल जो भी चीजें डिजाइन की गई है, लेकिन जो अर्थ है उससे कुछ 25 से 50 किलोमीटर की दूरी पे, 25 से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक लेयर आ गया है जिसको हम कहते हैं O3 लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, O3 दैट मींस ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है व्हिच इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज टू अर्थ फ्रॉम द सन, जो सन से जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है, वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, ओजोन लेयर, और उसको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरीके से। लेकिन अब अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पे उसमें क्या आ गया है, डिप्लेशन आ गया है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पे डिप्लेशन आ गया है, दैट्स व्हाई here is the enter of the ozone layer percentage we are assuming that 100, then after we can say that approximate 3.5% of ozone layer will be detected that means पूरी दुनिया का जो भी, यानी पूरे अर्थ के ऊपर जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें से 3.5% जितना हमारा ओजोन लेयर क्या हो चुका है, डिफ्लेक्ट हो चुका है, दैट मींस डिप्लेशन में चला गया है, दैट मींस गायब हो चुका है वो। अब अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पे वो नहीं है। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है ओजोन के लिए, ठीक है, कि ओजोन लेयर जो है, अब इतना तो डिप्रेशन हो गया, इसका क्यूरिंग अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जितना हो सके उतना हम ये दो जो चीज है उसका यूज हम कंट्रोल में करें। लेकिन इन आवर ऑटोमोबाइल वी हैव टू, because we do not have any other choice to use this, यानी इसके अलावा और कोई यूज करने के हमारे पास कोई चॉइस नहीं, इसलिए हम R12 और R12 के अंदर हमने जो हाइड्रोजन ऐड करके ओजोन लेयर पर डिप्रेशन आया, इसलिए हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना शुरू किया। ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन लेयर पे इतना ज्यादा डैमेज नहीं करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको दो चीज से हमको बहुत ध्यान रखना होता है। एक सबसे पहली चीज है अवॉइड हीट, हीट से उसको क्या रखना है, दूर रखना है, ठीक है। सपोज कि डायरेक्ट हीट उसको मिलती रही तो ये भी एक एक्सप्लोजिव हो जाएगा, या तो फिर वो खुद ओजोन लेयर को उसका जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन डिक्लेक्ट होकर वापस वो R12 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ सबसे मेन चीज है कि उसको हीट से हम उसको दूर रखें। दूसरी बात है जो हमारे लिए है कांटेक्ट विद स्किन, यानी हमारी बॉडी के डायरेक्ट टच में ना आए उसका हमें ध्यान रखना है। इट्स अ फ्री ऑन,
ठीक है, ये हमारी बॉडी के साथ डायरेक्ट टच में ना आए, इसका हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज इट इज ए मोर टॉक्सिक फॉर अस। दैट्स व्हाई ये हमको कैंसर या एनी काइंड ऑफ स्किन डिसीज भी करने के चांसेस रहते हैं। दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे उसको हीट से भी जो हमारे व्हीकल के लिए और यहाँ पे कांटेक्ट विद स्किन जो हमारी बॉडी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमको प्रिकॉट क्या करना है। तो सबसे पहली बात है हीट को अवॉइड करना है और हमारे स्किन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए उसका ध्यान रखना है। अब हमारे पास और एक चीज है, जिस तरीके से 10th स्टैंडर्ड में थे तब आपने शायद पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर साइंस में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसके अंदर आपने एक चीज देखी थी 3M मैनेजमेंट या तो 3R मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। तो 3R मैनेजमेंट के अंदर कुछ इस तरीके से था। फर्स्ट वन इज रिड्यूस, reuse and recycle, correct। after all that reduce क्या है? reduce that means कोई ऐसी चीज है जिसका यूज आपको कम करना है। as like that you are going in a long ride, ठीक है, बीच में अहमदाबाद जैसा ट्रैफिक है तो अहमदाबाद जैसे क्रॉसिंग पे जहाँ पे भी आपको रुकना है तो वहाँ पेट्रोल यानी इग्निशन बंद कर दो, तो वो जो 120 सेकंड या उतने सेकंड के लिए हर ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकेगी, उस टाइम पे आपका जो फ्यूल है वो क्या हो पाएगा, बच पाएगा। तो हमने क्या किया, गाड़ी चलाना बंद नहीं किया, हमने सिर्फ जहां जरूरत नहीं है वहां हमने उसका यूज क्या किया, कम किया, रिड्यूस किया। अनदर वन इज द रीयूज, एज लाइक अ माइका एंड दिस काइंड ऑफ दैट प्लास्टिक। ओके, ये मेरे पास पेन है, अब ये कोई यूजेबल नहीं है तो मैं इसको क्या करूंगा, वापस उसको डिकम्पोज कर दूंगा, यानी कि उसको गर्म करके उसको पिघला के वापस उसकी जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स बना के वापस उसको मैं इंजेक्शन मोल्डिंग में डालूंगा, तो वापस मुझे जो मटेरियल चाहिए, जैसा पीस चाहिए ये मटेरियल से वो मुझे मिल जाएगा। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, वो रीयूज किया मैंने, एक ही प्रोडक्ट को क्या किया, रीयूज, जिसको हम रिसाइकल भी कह सकते हैं। लेकिन रीयूज अब इस तरीके से क्या है, तो जैसे कि आपको बताओ तो चाय का कप होता है, तो चाय का कप हम धो के वापस यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं, प्लास्टिक डिस्पोजेबल होता है, प्लास्टिक डिस्पोजेबल क्या एक बार यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू यूज आवर फुलफिलमेंट ऑफ अ 3R। दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो द 3R मैनेजमेंट सिस्टम, दैट आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हाउ टू रिसाइकल आवर रेफ्रिजरेंट। हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो कभी जो हमारे एसी सिस्टम में यूज हो रहा है, तो उसको हमें रिसाइकल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इफ वी आर नॉट गोइंग टू रिसाइकल दिस काइंड ऑफ द रेफ्रिजरेंट, that may be a very hazard and harmful to our environment for us and for us. That means कि हमको क्या करना है, recycling of रेफ्रिजरेंट को क्या करना है, हमें रिसाइकल करना है। सो हाउ कैन वी रिसाइकल दिस काइंड ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। रिसाइकल किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो बात यह है कि क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा फॉर ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको एक चीज पता चली कि 3.5% जितना हिस्सा जो है अर्थ की सरफेस के आसपास जो उसका 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के भीतर में स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, उसके अंदर का जो एरिया है, जो उसका घनाच्छादित प्रदेश है, वहां पे ओजोन लेयर 3.5% जितना चला गया है एंटार्क्टिका के पास से। अगर यही चीज हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को और कंटिन्यूअस यूज करते गए और उसके ऊपर हमने कोई ट्रीट नहीं किया उसको, तो हो सकता है आने वाले कुछ 50 साल के बाद ये 3.5% 35% में भी कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू मैनिपुलेट एंड वी हैव टू मेंटेन दिस सिस्टम्स फॉर give a reputate for our automobile and give a responsible for our so सबसे पहली बात यह है हमारे लिए यहाँ पे कि ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर के हिसाब से हम देखना चाहें तो हमको पता चला कि रिसाइकल करना बहुत जरूरी है। रिसाइकल करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमारे लिए एक और चीज है कि इम्पैक्ट ऑफ
मोटर व्हीकल एयर कंडीशनिंग। कि जो हमारा मोटर व्हीकल एयर कंडीशनिंग की जो हमारी सिस्टम है उसके अंदर हमको सबसे पहले चीज ये देखना है कि यहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसके अंदर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे हैं तो वो इंसान के लिए कितना हैजार्डेबल है। दूसरा एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट का मतलब यही नहीं है सिर्फ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हमको ये बहुत बड़ी चीज समझना बहुत जरूरी है। दैट इज नॉट एनवायरमेंट, that means not only a contents of an atmosphere, it's a biosphere, it's a lithosphere and which also contain hydrosphere, जिसको बोले तो जलावरण, मृदावरण, वातावरण और जीवावरण। तो उस तरह से यहाँ पे जो व्हीकल एयर कंडीशनिंग है वो, और हम सिर्फ इंसान ही नहीं बसते पृथ्वी पे, दूसरे भी बहुत सारे एनिमल्स है, दूसरे भी बहुत सारे बर्ड्स है, ठीक है, छोटी चींटी से लेकर हाथी तक है, और पानी के अंदर छोटी मछली से लेकर व्हेल मछली तक है। तो ये सभी लोगों के ऊपर ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो हमको स्टडी करना है। बिकॉज यहाँ पे जो हमारे कंफर्ट के लिए जो यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो एटमॉस्फेयर के लिए कितना हैजार्डेबल है। सपोज लाइक दैट इट मे बी अ लीक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ वाटर व्हीकल एयर कंडीशनिंग into the atmosphere and other kind of the biosphere and this kind of thing. Then worldwide reactions जो हमने अभी देखा कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर असर पड़ सकता है, ठीक है। जिस तरीके से बाद में गवर्नमेंट ने दैट मीन्स WHO उसने एक एक्ट बनाया जिसको हम कहते हैं CAA कहा जाता है। ये CAA दैट मीन्स नॉट आवर इंडियन एनी काइंड ऑफ कम्युनिटीज एक्ट, ओके। यहाँ पे CAA दैट मीन्स क्लीन एयर एक्ट। तो क्लीन एयर एक्ट जो है क्लीन एयर एक्ट ये बताता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर जो मैंने पहले लेक्चर में यहाँ पे स्टार्ट करके आपको बताया था एटमॉस्फेयर कंटेंट 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.97% ऑफ आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, मेसोस, फ्रियन, ठीक है, मेसोस, ये सब जो भी गैसेस है लेकिन उसके अंदर सपोज लाइक एक 0.0001% में कोई कंटेंट उसके अंदर ऐड हो रहा है एज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो पूरी एटमॉस्फेरिक सिस्टम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट मीन्स ये एक ऐसी चीज है सपोज लाइक दैट ऑक्सीजन यहाँ पे 21% है, ठीक है, लेकिन 21.1% भी हो जाए तो वो या तो नाइट्रोजन को कम करेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड, या तो ओजोन, नियॉन, मेसोस, क्रिप्टॉन, ठीक है, कोई भी एक कंटेंट को 0.1% को क्या कर देगा, कम करेगा। बिकॉज हमको तो क्वांटिटी कितनी चाहिए, 100% भी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी एक कंटेंट अगर बढ़ेगा या कम होगा तो दूसरी जगह उसकी कोई ना कोई ले लेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए क्लीन एयर एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के जरिए सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स को एडमिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये और एक चीज है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हैजार्डेबल है और जो ऑटोमोबाइल में से हमको बाहर मिल रहा है, जिसके लिए इसको हमें ट्रीट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज इट्स नॉट एग्जॉस्टिबल गैसेस एनी काइंड ऑफ दैट बाय बर्निंग ऑफ दैट, बट ये जो हम यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग के लिए हमारा पास एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं क्लीन एयर एक्ट, कि हमने जो CFC यूज कर रहे हैं उसमें से अगर इतने क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर एटमॉस्फेयर में नेग्लिफाई हो रहे हैं यानी बाहर निकल रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट नेग्लिफाई कर सकती है। अब दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक और चीज बनाई जिसमें यूनेस्को ने भी अपना अच्छे से योगदान दिया, जिसका नाम है सेल्स रेस्ट्रिक्शन। ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड वाइड CFC का सेल्स करना बहुत बड़ा एक अपराध है। सेल्स रेस्ट्रिक्शन डाला गया इसके ऊपर कि आप ये चीज का कहीं पे भी सेलिंग नहीं कर सकते विदाउट यू हैव अ लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कहीं पे भी CFC का या तो HCFC का आप कहीं पे भी सेलिंग नहीं कर सकते।
ठीक है, बिकॉज ये सेल्फ रिस्ट्रिक्शन की वजह से ही हम जितना हो सके उतना हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट होने से बचा सकते हैं। दूसरा है जो लोग सेल्स कर रहे हैं इसका, ठीक है, बिकॉज ये इस तरीके की पब्लिक है और एक हमारा इंडिया और पूरे वर्ल्ड में भी हम जानते हैं कि जहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है वहाँ और ज्यादा वो चीज बिकती जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन हमको किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ कितनी चीज सेल हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरी बात आई सेल रिकॉर्ड, पीओ रिकॉर्ड, दैट मींस परचेज रिकॉर्ड। सेल रिकॉर्ड एंड परचेज रिकॉर्ड, ये दोनों रिकॉर्ड रखने की बात शुरू हुई, जिसको हम कहते हैं कि यूनेस्को ने दो चीज मांगी गई सीएफसी और एचसीएफसी के लिए कि सेल रिकॉर्ड और परचेज रिकॉर्ड दोनों का रिक्वायरमेंट कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए कि आपने कितना परचेज किया और उसके हिसाब से आपने कितना सेल होना है। इफ यू कैन नॉट सेल दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट, बिकॉज आप उस चीज को स्टोर भी नहीं कर सकते, आप उस चीज को रख भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ सेल्स रिस्ट्रिक्शन कई जगह पे है तो कई जगह पे स्टोर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से CFC इज द मोस्ट ट्रेमेंडस डेंजरस थिंग्स फॉर अस। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया कि ये जो CFC है हमको यूज करना है, लेकिन अगर आपको यूज करना है तो आपके पास इतने लाइसेंस होने बहुत जरूरी है, दैट्स देन एंड देन आफ्टर यू कैन यूज इन, आप उसका सेल कर सकते हो और बाद में किसी को बेच सकते हो। यानी सबसे पहली बात है आप परचेज कर सकते हो और उसके बाद आप किसी को सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। और एक बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे ऐसी स्थिति बनाई क्यों गई, ठीक है, ये करना क्यों जरूरी पड़ा, तो बिकॉज ये जो ओजोन लेयर है अगर ऐसे ही चलता रहा और कोई भी CFC लेके खरीद लेगा कहीं पे भी, ठीक है, उसको अपनी नॉर्मल सिस्टम में इनबिल्ड करेगा, कहीं पे भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई करेगा कि मुझे ऐसी सिस्टम बना दी, मैं इसमें ये ऐसा इन्वेंशन करना चाहता हूँ। हाँ, सभी जगह फ्रीडम मिलती है, लेकिन ये जो चीज़ है जिसके अंदर आपको कोई लाइसेंस वाला बंदा होता है उसी से आपको ये CFC खरीदना होता है या तो HCFC खरीदना होता है, ठीक है, तब जाके आपके पास वो रिकॉर्ड होता है कि मेरे पास इतना था और इसका मैंने इस तरीके से यूज किया। ये भी आपको बताना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये पॉल्यूटेंट है और वो एटमॉस्फेयर में नुकसान करता है और वो सबसे डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करता है, ओजोन पे इफेक्ट करता है। इसलिए गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस यूनेस्को, इन सब ने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा किया है, ठीक है। अब हमारे पास और एक चीज है जो आप सोच सकते हो सभी लोग कि ऑल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट हम क्या कर सकते हैं अब आगे, क्योंकि ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में इफेक्ट करता है, ये सब है, लेकिन R134 अभी के हिसाब से तो बहुत सही है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक चॉइस छोड़ रहा हूँ कि आप सब कमेंट कर सकते हो और मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हो कि हमारे लिए और कौन सा नया अल्टरनेटिव है। अब कौन नया हम ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज करके जो पॉल्यूटेंट भी ना हो, हमारी सिस्टम में भी बहुत सही से चले व्हीकल में, और ना पब्लिक को डैमेज हो, ना पैसेंजर्स को डैमेज हो, ना व्हीकल को डैमेज हो, ना तो टॉक्सिक हो, ना कोई ऑर्गेनिक कोई इफेक्ट करता हो, ना उसका डिकम्पोजिशन होता हो, ना उसका कॉरोजन होता हो, ना कोई केमिकल रिएक्शंस होता हो, सभी तरीके से वो एक इक्विवेलेंट बैलेंस प्रोडक्ट होनी चाहिए। ऐसा कोई सोचो जो आपके दिमाग में आए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमको क्यों जरूरी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरी वेपर, प्रेशर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।